प्रिय साथियों नमस्कार। मैं जसवंत सिंह कैलासिया। हमारी YouTube चैनल पाराद लोकतंत्र का अंकुरण में आपका स्वागत है। हमारी एक अंग्रेजी चैनल भी है जिसका नाम है पाराद जर्मिनेट्स द डेमोक्रेसी। हम सोशल मीडिया के अन्य प्लेटफॉर्म पर भी उपलब्ध हैं। कृपया इस चैनल के डिस्क्रिप्शन में जाकर के विवरण आप देख सकते हैं। जैसा कि आपको ज्ञात है, इन दिनों हम अन्य पिछड़ा वर्गों का जो आंदोलन चल रहा है और माननीय सुप्रीम कोर्ट इत्यादि शासन द्वारा जो निर्णय लिए जा रहे हैं, उसके परिप्रेक्ष्य में हम एक एपिसोड की श्रृंखला आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहे हैं। पिछले वर्गों से संबंधित हमारी जो श्रृंखला है उसको हमने कुल 6 भागों में बांटा है। पिछला प्रथम भाग हम आपकी सेवा में प्रस्तुत कर चुके हैं। इस श्रृंखला का दूसरा भाग आपकी सेवा में प्रस्तुत है। मैं इस श्रृंखला का शीर्षक आपके समक्ष पुनः दोहराता हूँ। अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी मात्र सांस्कृतिक आंदोलन से ही शासन प्रशासन में समुचित भागीदारी ले सकता है। दूसरा एपिसोड इस तरह से प्रस्तुत करते हैं। पिछले एपिसोड में हमने आपको बताए थे कि भारतीय शासक वर्ग किन किन हथकंडों को अपना करके ओबीसी समाज को एक तरफ मूर्ख बनाता है, दूसरी तरफ अपने आप को राजनीति में, आर्थिक क्षेत्र में, हर क्षेत्र में अपने आप को मजबूत बनाता है। तो ये इसमें उपशीर्षकों के रूप में हमने इसको वर्गीकृत किया है। पहला, कमीशन गठित करने की खुरापात। वैसे तो भारतीय शासक वर्ग हर मामले में समस्याओं से अपना पल्ला झाड़ने के लिए एवं राजकीय हितों, रूलिंग इंटरेस्ट को साधने के लिए कमीशनों का गठन करता है। इसी बहाने वो मांगें, आंदोलन, विरोध को शांत भी करता है। भारत में कमीशन गठित करने की बहुत पुरानी परंपरा है। इन कमीशनों को ऐतिहासिक क्रम में वर्णन करना हमारे लिए संभव नहीं है क्योंकि यह वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, लेकिन कुछ खास बातों का हम इन प्रसंगों में वर्णन करना चाहेंगे जो अधिकतर लोगों को मालूम नहीं है। भारत में 2 प्रकार के कमीशन होते हैं। स्थायी कमीशन जैसे कि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्गों के मामले में स्थायी कमीशन गठित किए जाते हैं। दूसरे अस्थायी प्रकृति के कमीशन होते हैं जैसे कि मुस्लिमों के लिए गठित सच्चर कमीशन। स्थायी कमीशन भारत जैसे गरीब देश में सफ़ेद हाथी की तरह होते हैं। इस पर भारी मात्रा में प्रतिवर्ष बजट आवंटित किया जाता है जिसका लगभग 90% अंश भारतीय शासक वर्ग की जेब में ही चला जाता है। इस तथ्य की पुष्टि इन कमीशनों द्वारा जो मासिक लेखा ऑडिटर जनरल को भेजा जाता है उसका गहन अध्ययन करके की जा सकती है। साथ ही इनके जो चेयरमैन एवं सदस्य आदि प्राधिकारी होते हैं वे राजनीतिक तुष्टीकरण के लिए नियुक्त किए जाते हैं। इसे पॉलिटिकल एडजस्टमेंट भी कहते हैं। पार्टी में बगावत को दबाने के लिए भी नियुक्तियां की जाती हैं। इन मामलों में सबसे दुखद बात यह है कि भारतीय संविधान में मंत्रिमंडल, संसद, विधानसभाओं के लिए अनिवार्य नहीं किया गया है कि कमीशन की रिपोर्ट एवं सिफारिशों को सदन के पलट पर रखा जाए और अनुशंसाओं को बिल के रूप में परिणित करके उन्हें पारित किया जाए। उनके क्रियान्वयन के लिए कानून, नियम, योजनाएं, परियोजनाएं बनाई जाएं। जैसा कि हमने अभी पिछले एपिसोड में कहा था कि जैसे आप इसकी अनुच्छेद 340 का आप अध्ययन करेंगे तो वो वहाँ तक समाप्त हो जाता है। कमीशन की जब कोई भी रिपोर्ट, उसकी अनुशंसा आएंगी वो दोनों सदनों में रख दी जाएंगी। इसके बाद में एकदम अनुच्छेद समाप्त हो जाता है। ये सत्ता पार्टी वास्तव में भारतीय शासक वर्ग का वो घटक जो सत्तासीन होता है की मर्जी पर है कि गठित कमीशन की रिपोर्ट एवं सिफारिशों को सदन के पलट पर रखे अथवा उसे कचरे की डलिया में डाल दे। ये महत्वपूर्ण नोट करने वाली बात है। ये अनिवार्य नहीं है सत्ता पार्टी को कि वो सदन के दोनों सदनों में जब कमीशन आएगा तो उस पर उसको इम्प्लीमेंट करे ही, उस पर डिस्कस करे ही, नियम बना वो चाहे तो कचरे की डलिया में डाल देता है उसको। सिफारिशें पूरी तरह से खारिज कर दे
या उन्हें अंशतः स्वीकार कर ले। संविधान में ऐसी कोई समय सीमा भी नहीं है कि कोई भी पार्टी जो सत्ता में है उसे कमीशन की रिपोर्ट व सिफारिशें अमुक अमुक समय सीमा के अंदर कानूनों में बदलना है और अमुक अमुक समय सीमा के अंदर उन्हें लागू कर देना है। इन सब बातों के अलावा देश की जनता के साथ एक छलावा और भी होता है, वो इस तरह से कि प्रायः सभी राजनीतिक दल राजनीतिक लाभ लेने की बदनीयती से चुनाव के कुछ समय पहले कमीशनों का गठन करते हैं। इनमें गरीब जनता का भारी धन एवं संसाधन बर्बाद हो जाते हैं। लेकिन जब कमीशन बैठाने वाली सत्ता पार्टी चुनाव हार जाती है, ये कमीशन उपेक्षा का शिकार हो जाता है और अगर रिपोर्ट और सिफारिशें तैयार हो भी जाती हैं तो जैसा कि हमने पहले कहा है, नई सत्ता पार्टी उन्हें कचरे की डलिया में डाल देती है। फिर नए सिरे से कमीशन का गठन होता है जिसमें अपने हिसाब से लोगों को फिट किया जाता है और फिर टालते रहने का क्रम चालू हो जाता है। अगर भारतीय शासक वर्ग को लगने लगता है कि हितग्राही वर्गों में बहुत रोष है, विद्रोह है, सांसदों विधायकों में बगावत हो सकती है, सरकार गिर सकती है या कुछ सिफारिशें लागू करके राजनीतिक लाभ लिया जा सकता है, तो फिर टोकन बतौर कुछ हल्की फुल्की सिफारिशों को कागजों में ही आदेश कर दिए जाते हैं। कृपया नोट करें, उनका क्षेत्र में क्रियान्वयन बिल्कुल नहीं। दूसरा बिंदु, दूसरा खुरापात न्यायालयीन व्यवस्था का है। इन मामलों में जैसे ही कुछ कानून बनते हैं, आदेश निर्देश जारी होते हैं, भारतीय शासक वर्ग का दूसरा घटक शीघ्र ही न्यायालयों में रिट पिटीशन PIL दर्ज करा स्टे ऑर्डर जारी करा लेता है। एक अनुभवी अधिवक्ता होने के नाते हमने भारतीय न्याय व्यवस्था के विषय में 50 वर्षों में जो अध्ययन किया है उसका निष्कर्ष है कि इन मामलों में भारतीय न्याय व्यवस्था का संविधान की उद्देशिका के ठीक विपरीत भारतीय शासक वर्ग की तरफ ही झुकाव रहता है। भारत में अगर किसी बात को लंबे समय तक लंबित पेंडिंग रखना है तो इसके लिए सबसे अच्छा उपाय है बात या मुद्दे को न्यायालय में डाल दिया जाए। मुकदमे को लंबे समय तक लटकाए रखने के मामले में भारतीय न्याय व्यवस्था संसार में बहुत बदनाम है। अतः भारतीय शासक वर्ग इस अवस्था का अपने हित में बहुत दुरुपयोग करता है। इतना ही नहीं, भारतीय शासक वर्ग जब किसी मजबूरी के तहत आम जनता के हितार्थ खासकर आरक्षण के मामले में कोई प्रावधान करता है तो उसमें जानबूझकर ऐसी गलती छोड़ देता है जो न्यायालय में वाद का कारण बन जाती है। फिर मामला वर्षों तक लंबित रहता है। फिर धीरे धीरे वे प्रावधान गुमराही में भेज दिए जाते हैं। तीसरा खुरापात, प्रशासनिक पदों पर लेटरल नियुक्तियां, आइसोलेशन में नियुक्तियां अर्थात एक करके भर्ती कर लेना अपने लोग को, रोस्टर प्रणाली में हेरा फेरी, मेडिकल कॉलेजों, इंजीनियरिंग, प्रबंधन आदि के व्यावसायिक पाठ्यक्रमों में प्रवेश परीक्षाओं के नियमों में ऐसे बदलाव करना जिससे OBC के मेरिटोरियस टैलेंटेड छात्र साइडलाइन हो जाएं, उनका चयन ही ना हो, एवं सवर्ण छात्रों को जो मेरिट में बहुत नीचे हैं को प्रवेश मिल जाए या उनका चयन हो जाए। IAS, IPS एवं IFS की भर्ती के मामले में सदा ही OBC तथा अनुसूचित जनजातियों के उम्मीदवारों के साथ बहुत ही शातिराना हथकंडों को अपनाकर भेदभाव किया जाता है। निजी व्यावसायिक कॉलेजों, शिक्षण संस्थाओं के लिए अधिक से अधिक सीटों का आवंटन करना तथा करोड़ों रुपयों का डोनेशन और लाखों रुपयों की मासिक फीस ऐसे हथकंडे हैं जिनसे कि OBC के प्रतिभाशाली मेरिटेड प्रवीण छात्रों के साथ संस्थागत भेदभाव होता है। साथ ही साथ सवर्ण छात्रों को बहुत अनुचित लाभ पहुंचाया जाता है। क्रीमी लेयर की अवधारणा और प्रावधान संस्थागत भेदभाव के बहुत अच्छे उदाहरण हैं।
श्रोतागण ये प्रश्न कर सकते हैं कि वीडियो के शीर्षक के मान से इन सब बातों का वर्णन करने का यहाँ क्या औचित्य है। तो हम विद्वान श्रोतागणों को बताना चाहेंगे कि ओबीसी की मांगों के संघर्ष का लगभग 50 वर्षों का लंबा और दर्दनाक निराशाजनक इतिहास रहा है। इसमें जनधन की बड़ी भारी मात्रा में हानियां हुई हैं। अब चूंकि परिस्थितियां, प्रावधान, अनुच्छेद 340, न्याय व्यवस्था और शासक वर्ग भी वही का वही है, साथ ही साथ आंदोलन की शैली अर्थात मांग करने की शैली भी वही है, तो गणितीय नियमों के अनुसार अगले 50 वर्षों में भी ओबीसी की मांग पूरी होने वाली नहीं है। ये हमारा दावा है। ये इसीलिए इन सब गूढ़ रहस्यों को समझने के लिए हमने उक्त सारी बातों का वर्णन किया है एक पृष्ठभूमि के रूप में, ताकि ओबीसी का नेतृत्व एवं बुद्धिजीवी वर्ग सचेत हो जाए और आगे की अपनी रणनीति को तैयार करे। प्रिय साथियों, इस प्रकार हमारा ये दूसरा एपिसोड यहाँ समाप्त होता है। अगर आपको लगता है कि हम अपने इस YouTube चैनल में कुछ मौलिक और क्रांतिकारी और ज्ञानवर्धक विचारों को आपके सामने प्रस्तुत करते हैं, तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करने का कष्ट करें। अगले एपिसोड में हम आपको ये बात बताएंगे कि ओबीसी आंदोलन को किस तरह से उसको परिणित करना है और किस तरह की रणनीतियाँ अपनाना है, ताकि भारतीय शासक वर्ग से ओबीसी वर्ग, जो कि देश का 52% अंश बनाता है, अपनी मांगों को मनवा सके। हमारे साथ बने रहने के लिए और पूरा एपिसोड देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।